मालवा अकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विक्रमादित्य सिंह चौहान आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आप सभी लोग जो आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाली सभी परीक्षाएं जिनमें हिंदी विषय किसी न किसी प्रारूप में उपलब्ध रहता है, तो मालवा अकेडमी इंदौर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इतनी शिद्दत से विषय पढ़ाया जाए जितनी शिद्दत से आप सभी लोग ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं। ठीक है, और हम सभी लोगों की तरफ से आप लोगों को एक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जब भी कभी कोई डाउट आएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे डेली ना होकर के किसी न किसी वीक में किसी न किसी एक दिन हम लोग आपस में चर्चा भी कर पाएँ। अगर कोई डाउट्स आता है तो आप लोग डायरेक्ट जो है टीचर से कोऑर्डिनेट करके और अपने डाउट्स क्लियर करें। तो मैं अपने मूल विषय पर आता हूँ, हिंदी पर। और अभी जो हम लोगों का जो पहला वार्तालाप आपस में हो रहा है ऑनलाइन माध्यम से, तो मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी विषय की रणनीति जो पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है और उस रणनीति पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ऐसा नहीं कि इसको एक सामान्य रणनीति ना समझें, क्योंकि इस रणनीति के अंतर्गत हम लोग अपने संपूर्ण विषय की पूरी रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे, है ना। और जैसे कि जितना भी मैंने अनुभव लिया है उस आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। अगर आप टूट फूट भरी हिंदी पढ़ते हैं, अगर आप लोगों की वही आदत है कि भाई वर्णमाला के बाद सीधा संधि पर अटैक करो, है ना, तो मुझे लगता है कि आपको 10 बार 15 बार हिंदी आपको पढ़नी पड़ेगी ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर आप लोग एक बार पूरी तरीके से प्रॉपर रोड मैप बना करके हिंदी का अध्ययन करेंगे तो आपको 100% सफलता अर्जित होगी। तो रोड मैप किस प्रकार का होना चाहिए, तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं ना। तो चलिए देखिएगा, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप लोग हिंदी पढ़ना चाह रहे हैं तो उसका रोड मैप आप इस प्रकार से प्रॉपर तैयार करें। अगर रोड मैप बहुत अच्छा रहेगा तो हिंदी की जो मंजिल है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको रास्ते में किसी प्रकार की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। और शब्दों में, व्याकरण में जो कनेक्टिविटी रहेगी, जो एक दूसरे से अंतः संबंध रहेगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो जब भी कभी बच्चे, आप सभी लोग जितने भी मेरे मित्र हैं, सहपाठी हैं, बंधु हैं, आप सभी लोग जब भी कभी हिंदी विषय को पढ़ना शुरू करें, है ना। अब चूँकि अब हम लोगों का वार्तालाप लगातार होता ही रहेगा, तो आप इसको एक क्लास मान करके पढ़ें, ना कि इंट्रो वीडियो मान करके। तो मेरा ये मानना है कि जब भी कभी आप हिंदी विषय को टारगेट करते हो, क्योंकि मैं विषय की बात इसलिए करूँगा क्योंकि आप स्वयं ऐसे विद्यार्थी हैं जो किसी एक एग्जाम पर टिकते नहीं हैं। आप चाहते हैं कि किसी न किसी प्रारूप में आपको सफलता मिले, तो उस वजह से मैं हिंदी विषय की बात कर रहा हूँ। मुझे इस बात से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है कि आपके एग्जाम में हिंदी 10 नंबर की आ रही है या 100 नंबर की आ रही है, क्योंकि आप सभी लोग समझदार और आप अच्छे से जानते हैं कि विषय का मतलब तो केवल विषय होता है, अब चाहे वो कितने भी अंक हुआ क्यों ना आए। ठीक है, तो जब भी कभी आप लोग हिंदी पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि हिंदी भाषा को मूल रूप से आप पूरी व्याकरण को, या मैं कहूँ संपूर्ण हिंदी के पाठ्यक्रम को, क्योंकि व्याकरण एक संकीर्ण अवधारणा है, व्याकरण के अलावा भी हिंदी में बहुत कुछ होता है। तो जब भी कभी आप हिंदी को पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो संपूर्ण एग्जाम को अगर आप कवर करना चाहते हैं तो हिंदी में मेरा ये मानना है कि आप कायदे से पहला जो टॉपिक पढ़ा करें या पढ़ने की शुरुआत करें या हमारे साथ पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। ठीक है, मैं अगर कहूँ कि संपूर्ण हिंदी में इसकी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है, ये संपूर्ण हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो लगभग 10% के आसपास हिस्सेदारी प्रकट करता है। तो हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास ये पहला ऐसा टॉपिक होता है जिसके द्वारा आप सभी लोग हिंदी विषय के संदर्भ में जो भी एक सामान्य जानकारियाँ होती हैं वो अर्जित कर लेते हैं। अब इन सामान्य जानकारियों के अंतर्गत किस प्रकार की जानकारियाँ जाती हैं, तो इन सामान्य जानकारियों के अंतर्गत जो जानकारियाँ आती हैं वो जानकारियों के अंतर्गत हम ये जान लेते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हिंदी को हम लोग राष्ट्रभाषा नहीं मानते, है ना। आप सभी लोग जो सुन रहे हैं, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ कि हम इन सभी कारणों पर चर्चा कर लेते हैं कि हिंदी जिसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई ये भारत की राष्ट्रभाषा है। और आप जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारतीयों के संदर्भ में या संविधान के अनुसार आप हिंदी को राष्ट्रभाषा या मातृभाषा का दर्जा ना दे करके ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा के रूप में अध्ययन करते हैं। तो हिंदी के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ, एक बहुत सामान्य से प्रश्न आते हैं कि बताइए हिंदी शब्द किस भाषा का है, और मैं जनरली क्लास में अगर बच्चों से पूछ भी लेता हूँ कि बताइए हिंदी शब्द किस भाषा का है, तो सामान्यतः बच्चों का उत्तर रहता है कि सर हिंदी शब्द तो संस्कृत भाषा का है।
लेकिन इस टॉपिक के माध्यम से आप ये जान पाते हैं कि भारत के उत्तर की तरफ से एक नदी बहती है, सिंधु नदी, और सिंधु नदी के पार बहुत सारे देश हैं, जिनमें से एक देश आता है ईरान, जिसे इतिहास में फारस या पर्शिया के नाम से जाना गया। अब ये फारस या पर्शिया के जो लोग थे, उनकी भाषा शैली में, या मैं कहूँ उनके उच्चारण में कुछ परिवर्तन देखने को मिले। जैसे हम लोग रहते हैं ना, हिंदी भाषी लोग कई बार ये देखते हैं कि इस ई का उच्चारण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उच्चारण ये हो जाता है, अंतर नहीं समझ में आता। ठीक है, ऐसे ही फारसी भाषा के जो लोग हैं, उनके उच्चारण में भी परिवर्तन देखने को मिला, और उन लोगों ने सा का जो प्रोनाउंसिएशन है, यानी ईरान के रहने वाले लोगों ने सा का जो प्रोनाउंसिएशन है वह हा के रूप में किया, और परिणाम ये निकला कि इन्होंने सिंधु नदी को, अगर मैं कहूँ, अगर मैं सा को हा कहूँगा तो सब्जी को हब्जी कहूँगा, सड़क को हड़क कहूँगा, और सिंधु नदी को हिंदू नदी कहूँगा। तो जब ईरानी लोग भारत में यात्रा करने आते थे तो इन लोगों ने सा को हा कहा, और सा को हा कहा तो सिंधु को हिंदू कहा, और सिंधु नदी के पार का स्थान हिंदुस्तान कहलाया, और यहाँ के रहने वाले लोगों को हिंदू और उनकी भाषा को हिंदी कहकर संबोधित किया। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कायदे से हिंदी जो भाषा है वह वास्तव में आई तो संस्कृत से है, क्योंकि किसी जमाने में भारतीय लोग संस्कृत बोला करते थे, और बोलते 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 हम आज के स्वरूप को बोलने लग गए। लेकिन हमारी भाषा का नामकरण हमने नहीं किया, हमारी भाषा का नामकरण फारसी, ईरानी या पर्शियन, एक ही देश के 3 नाम है, इन लोगों के द्वारा किया गया। वो ठीक वैसे ही जैसे आप किसी बच्चे को जन्म दें तो ये जरूरी नहीं है कि उसका नामकरण आप ही करें, उसका नामकरण उसकी बुआ भी कर सकती है। तो ठीक वही प्रक्रम रहा कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी की आदि जननी कौन है, तो आप उत्तर दे सकें कि संस्कृत है, कि संस्कृत से हिंदी आई है। लेकिन बोले हिंदी शब्द किस भाषा का है, तो शब्द जब पूछा जाएगा तो आप आंसर देते हैं फारसी। तो इस प्रकार की कुछ सामान्य जानकारियां हैं जो इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। इसके अलावा फिर मैं देखता हूँ कि और क्या चीजें मिलती हैं। फिर आप जब हिंदी भाषा को थोड़ा सा और आगे की तरफ अध्ययन करते हैं, तब आप लोगों को कायदे से फिर आपको चर्चा करनी चाहिए हिंदी भाषा व्याकरण पर। भाई जब तक हिंदी की बेसिक जानकारियां भी अगर आपके पास नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इस बात का भी अधिकार है कि आप सीधा हिंदी भाषा व्याकरण पे पहुंच गए। कई लोग ऐसा करते हैं, जल्दबाजी में पढ़ने की वजह से बोले सीधा वर्णमाला पर अटैक कर देते हैं, और जब तक हिंदी की समझ नहीं होगी तब तक वर्णमाला पर नहीं पहुंचोगे। और ऐसा नहीं है कि व्याकरण को उठाया और सीधा शुरू कर दिया। भाई व्याकरण भी पढ़ने का एक तरीका होता है। आप खुद समझिए कि भाषा में जब कभी भी हम देखते हैं तो भाषा भी कई चीजों में विभाजित होती है। जैसे आप लोग देखेंगे, भाषा की सबसे छोटी जो इकाई मानी जाती है वो वर्ण मानी जाती है। भाई मुझे पता है ना, अल्फाबेट या अक्षर या वर्ण से भाषा की शुरुआत होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर मैं लिख देता हूँ क, तो ये अपने आप में अक्षर है, इसका कोई सेंस नहीं है। अगर मैंने लिख दिया म, इसका कोई सेंस नहीं है। अगर मैंने लिख दिया ल, तो इसका भी कोई सेंस नहीं है। और जब मैंने तीनों अक्षरों को मिलाया तब जाकर के बना, और उस इकाई को हम लोग कहते हैं शब्द। ठीक है, और आप सभी समझदार हैं, बहुत सारे शब्द आपस में मिल करके फिर एक नई इकाई बनाते हैं, और उस नई इकाई को कहा जाता है वाक्य। तो देखो, होता यह है कि व्याकरण पढ़ने का भी एक तरीका है। बोले आप सबसे पहले वर्ण विचार को पढ़ें, फिर आप शब्द विचार को पढ़ें, फिर आप पढ़ें वाक्य विचार को। अब आपके मन में एक बात आएगी कि फिर व्याकरण के अंतर्गत संधि और समास कहाँ चला गया। तो जब हम बहुत लंबे डिस्कशन के पश्चात जब शब्द विचार शुरू करते हैं, तो वहां पर हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, शब्द निर्माण की प्रक्रिया, कि आखिर शब्द बनाए कैसे जाए। तो जब शब्द बनाने की बात आती है तब जाकर यह निष्कर्ष निकलता है कि शब्द बनाने के 4 तरीके हैं। एक है संधि, एक है समास, एक है उपसर्ग और एक है प्रत्यय। मतलब चीजें एकदम से रिलेट होते हुए तब आपकी व्याकरण कंप्लीट होती है। अगर आपने कोशिश की कि वर्णमाला के बाद सीधा संधि पर अटैक कर दिया, तो ये संभव ही नहीं है कि आप 100% संधि पर विजय पा लें। और ये विजय पाना तभी संभव होगा जब चीजों को स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलेंगे। अगर आप सोचते हैं कि नहीं डायरेक्ट अटैक कर देंगे, तो ये संभव नहीं है। पूरा रोड मैप आपको बनाना पड़ेगा। हिंदी भाषा व्याकरण जब आपकी कंप्लीट हो जाती है, तब आपका फिर एक स्तर और बढ़ता है, और फिर वो स्तर जाता है काव्य की तरफ। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी गहरी बातें नहीं होती। एक तो सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि बताओ काव्य और कविता में क्या अंतर है ना। थोड़ा सा कंसेप्ट अगर क्लियर करोगे तो काव्य और कविता में क्या अंतर है। तो फिर से मैं वही बात कहूंगा कि भाई कविता एक संकीर्ण अवधारणा, वो छोटी सी चीज है, काव्य बहुत बड़ी अवधारणा।
मेरा ये मानना, मैं क्या कहूँगा, दुनिया के सबसे पहले जो आचार्य हैं भरत मुनि, उन्होंने कहा था एक ऐसी रचना जो ललित शब्दों से युक्त हो, जिसमें शब्द बहुत प्यारे प्यारे प्रयोग किए गए हों, उस रचना को कहा जाएगा काव्य। अब इसके अलावा और देखें तो भाई काव्य को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है गद्य शैली, एक होता है पद्य शैली। आप लोगों ने 10th 12th में गद्य और पद्य को सॉल्व किया होगा। गद्य मतलब ऐसी शैली जिसे पढ़ा जाता है, पद्य बोले तो ऐसी शैली जिसे गाया जाता है। अब हम बात करें तो बताइए कविता क्या है। तो मेरा ये कहना है कि कहानी, एकांकी, नाटक जिनको केवल पढ़ा जाता है ना, वो कहलाते हैं गद्य काव्य, और जिनको गाया जा सकता है वो कहलाते हैं पद्य काव्य। जैसे रामचरितमानस को आप गा सकते हो, तो वो जो पद्य काव्य का फॉर्मेट होता है ना, उसे कविता का कहा जाता है। तो ले देकर के काव्य और कविता में क्या अंतर है, काव्य के लिखने के कितने तरीके हैं, तो ये सारी चर्चाएं आप काव्य टॉपिक में करते हैं। और जब काव्य टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसके बाद फिर बात आती है कि काव्य के अंग क्या क्या है। जब काव्य के अंगों की बात आती है तो पता चलता है कि काव्य बिना इन तीनों के, हालांकि हैं तो बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं फिर भी बात करूँ, अब ध्वनि से हमको लेना देना नहीं है, या फिर मैं बात करूँ वक्रोक्ति से हमको लेना देना नहीं है, ये तो काव्य शास्त्र के विषय हो गए। लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काव्य के 3 अंग बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जिनमें एक होता है अलंकार, एक होता है रस और एक होता है छंद। तो ये वास्तव में पढ़ने का तरीका होता है कि जब तक आपने काव्य को डिटेल में नहीं जाना, मैं अगर बात करूं कि जो मैंने बात अभी आपसे 2 मिनट के अंतराल में कह दी, इस बात को कहने में मुझे कम से कम 3 से 4 क्लास लगेंगे। तो आप बात समझिए, हमारे हिंदी के पढ़ने का प्रारूप क्या रहने वाला है। उसके लिए आप लोग अपनी मेंटलिटी जो है वो प्रिपेयर कर लें, अपनी मानसिकता एकदम तत्पर रखें। हमारी हिंदी के अंतर्गत हम जो शुरुआत करेंगे, जो हम लोग ऑनलाइन मिलेंगे, शुरुआत करेंगे हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर, जिसमें लगभग 3 क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम हिंदी भाषा व्याकरण शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ण विचार, जिसमें आपका बहुप्रतीक्षित, जो बहुत लंबे समय से आप सोच रहे हैं कि कब शुरू होगा, तब जाकर शुरू होगा वर्णमाला। फिर उसके बाद शुरू करोगे शब्द विचार, इतिहास के आधार पर शब्द के भी तत्सम तद्भव देश संकर। फिर रूढ़ यौगिक योग रूढ़, एकार्थक अनेकार्थक पर्यायवाची विलोम, विकारी अविकारी, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय। फिर उसके बाद संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, तब आपके संधि समास उपसर्ग प्रत्यय आएंगे। अब आप बस मैंने जो इतना बताया, आप उससे बस इतना एनालिसिस कर लो कि अगर आप वर्णमाला से शुरू करते हो तो कहीं ना कहीं 1 से 2 नंबर का आप नुकसान यहाँ कर चुके हो, ठीक है। और अगर आप वर्णमाला के बाद संधि पर आ गए तो 2-3 नंबर का और नुकसान कर चुके होते हैं। और फिर उसके बाद सीधा रसछंद अलंकार पर पहुंच गए बिना काव्य को स्पर्श किए हुए, तो फिर 2-3 नंबर का नुकसान कर चुके होते हो। और आप ये उम्मीद करते हो कि आखिरी नंबर 100% आ जाए, तो जब तक पूरा पढ़ोगे नहीं तब तक आप ये उम्मीद ना ही करें कि आपके अंक संपूर्ण रूप से आएंगे। तो मेरा ये कहना है कि एक तो पढ़ने का तरीका आप ये अपनाएंगे और ये 100% सही है, इसमें कोई बदलाव की अभी आवश्यकता नहीं है। और आपको लगता है कि मैंने इन टॉपिक्स के नाम लिखे हैं, तो एक काम करिएगा, 2017 तक 2017 तक व्यापम या पीईबी बहुत ज़्यादा सक्रिय अवस्था में था। तो जब तक व्यापम के सारे पेपर का एनालिसिस ना कर लें तब तक हिंदी पढ़ने का कोई सेंस भी नहीं है। अगर आप एक बार संपूर्ण पेपर का एनालिसिस कर लेंगे तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आपका हिंदी विषय को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन लगेगा। आपको लगेगा कि चीज़ें जानने को मिल रही हैं, आपको लगेगा चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, वरना जगत धन ईस बराबर 26 पर लोग संधि समाप्त कर देते हैं। तो मैं फिर से चाहूँगा कि जब हम अगले सेशन में मिलें तब तक आप लोग अपने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कर लें, ठीक है। फिर बहुत जल्दी हम लोगों की मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।